जी हाँ, तो विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टीच टच प्रताप में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आल प्रदेश के लिए क्लास 10 अर्थशास्त्र इसके चैप्टर नंबर 1 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है विकास। तो आज से हम क्लास 10 अर्थशास्त्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से हमारे प्रत्येक चैप्टर को हम एक दिन में क्लियर कराएंगे। तो हमारा 6-7 दिन में अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम समकालीन विश्व और भारत देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1 अंक वाले होते हैं। इनसे आप अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी बना सकते हैं। इन्हें यदि आप याद कर लें। मैं इसकी थोड़ी रोशनी बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको साफ दिख सके। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। देश के प्रति व्यक्ति की आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। तो ऑप्शन है हमारे पास व्यक्ति की कुल आय, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत, और ऑप्शन नंबर 4 है देश का कुल निर्यात कर। आपको इसके लिए 20 सेकंड दिए जाते हैं, आप इसमें से कौन सा लगाएंगे? जल्दी से कमेंट करें। देखिए आपके टाइम चल रहा है, 1:30 पर चालू हुआ है। हम 1:50 तक देखेंगे, 1 मिनट 50 सेकंड तक। तो इसका आंसर है 2, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित कर। जो हमारी राष्ट्र की आय है उसको हम देश की जनसंख्या से विभाजित कर दें तो प्रति व्यक्ति की आय की गणना हो जाएगी। वो भी तो हमारी ही आय है, देश की आय। तो उसमें क्या प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितनी आय आ रही है उसकी गणना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? ऑप्शन 1, यहाँ की जलवायु स्थितियां अच्छी हैं, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं हैं, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुव्यवस्थाओं का प्रावधान है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। इसमें से कौन सा है आपका आंसर? आप लगाइए। 2:50 आपके लिए टाइम है, 2:50 पर आपको आंसर देखने को मिलेगा। उससे पहले आप कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है तीसरा, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुव्यवस्थाओं का प्रावधान है। कहाँ? केरल में। इनको आप नोट करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 3, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? 1, 7 वर्ष और उससे आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या। 2, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले। 3, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या। 4, 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो बताइए इसमें से कौन सा होगा आपका आंसर? 7 वर्ष और उससे आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या। सेकंड, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले। 3, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या। 4, 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो इसका आंसर होगा 2, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे। शिशु किसे कहते हैं? जो बहुत छोटा होता है। शिशु मृत्यु दर यह सूचित करता है। ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि आपकी समझ में नहीं आएंगे। अपने बच्चों का अनुपात, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो देखिए इसमें आप बता सकते हैं, पहला केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इसमें से आप बताइए कौन सा। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं इसके लिए, क्योंकि इसे हम पहले भी देख चुके हैं इसी वीडियो में। तो इसका आंसर होगा केरल। क्योंकि देखिए भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल। कैसे? क्योंकि हमने अभी यहाँ देखा था केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है?
ये देखा था। तो भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। अब प्रश्न नंबर 5, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? 5 है हमारा प्रश्न। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। भारत से अधिक है इसका मानव विकास। ऑप्शन है हमारे नेपाल, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान। आंसर है श्रीलंका। अब देखिए इसमें से हमारे एक से अधिक प्रश्न कैसे बनते हैं। अब प्रश्न आए, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से कम है? अधिक नहीं, कम है। तो इसमें क्या क्या होगा? नेपाल ऑप्शन हो सकता है, भूटान या पाकिस्तान ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस किस का कम है, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान का। और किसका अधिक है? श्रीलंका का अधिक है। अब प्रश्न नंबर 6, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों की विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों की विकास के लक्ष्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या? समाज के लक्ष्य द्वारा क्या प्राप्त किए जाते हैं? शक्ति, लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया, हिंसक प्रदर्शन या आतंकवाद। आप बताइए, आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया। हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी का क्या अर्थ है? फुल फॉर्म इसकी? सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, बड़े विकास परियोजना, बड़े घरेलू उत्पाद। आप बताइए, 20 सेकंड का टाइम है इसके लिए। कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद। आपसे ध्यान रख लीजिए, जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 8, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन है संसाधन, न संसाधन, नहीं संसाधन, न संख्या, औसत आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर बताइए। टाइम 20 सेकंड। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा औसत आय। किस देश की औसत आय अधिक है? प्रश्न नंबर 9, इसमें हमारे टोटल प्रश्न है लगभग 15। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जो हमारा पहला प्रश्न था, आप इसे नोट कर लीजिएगा, नोट अवश्य करें इन प्रश्नों को। उसमें दिया था हमारा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, मानव विकास सूचकांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था? प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए हमें निम्न में से क्या करना चाहिए? तो उसमें हमारा आंसर क्या था? कुल जनसंख्या को, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से क्या कर देना चाहिए? भाग दे देना चाहिए। तो हमें क्या प्राप्त हुई थी उसमें? प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय। अब 10, प्रश्न नंबर 10, किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय, 2, औसत साक्षरता दर, 3, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, 4, इनमें से कोई नहीं। 20 सेकंड का टाइम है।
तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के विकास को प्राय प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर बताइए, टाइम है 20 सेकेंड। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरल। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है केरल। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इसे नोट अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के पास, फिर वो भी वीडियो को देख सकें और अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ा सकें। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? वन, जल, खनिज तेल या वायु? तो आंसर है हमारा खनिज तेल। ये वन और जल और वायु ऊर्जा जो है वो हमारे नवीनीकरण संस्थान है। कब आए निम्नलिखित में से नवीनीकरण संस्थान? तो वन, जल और ऊर्जा वायु में से हमें कोई मिल जाए तो हम उसे लगा सकते हैं। और नवीनीकरण संस्थान कौन सा है? गैर नवीनीकरण संस्थान, तो वह है हमारा खनिज तेल। अब प्रश्न नंबर 13 यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर और उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर बताइए, टाइम है 10 सेकेंड। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का अधिकार आधार जो है प्रति व्यक्ति आय के साथ से भी लोगों की शिक्षा का स्तर, वहाँ लोगों की कैसी शिक्षा चल रही है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, वहाँ स्वास्थ्य सही है या नहीं, इसे उपरोक्त में से सभी। अब एक अंक वाले प्रश्न आ गए जो कि हमारे बहुविकल्पीय नहीं है। अब पहला उत्तरी प्रश्न है ये, इनको हम देख लेते हैं, इनको आप नोट करते चलिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? उत्तर है यह स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 2, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता कि कहाँ आय अधिक है और कहाँ आय कम है। सिर्फ आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? तो उत्तर होगा हमारा नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। प्रश्न नंबर 3, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। अब प्रश्न नंबर 4, आप इसे वीडियो रोककर नोट करते चलें। जीडीपी का क्या अर्थ है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का अर्थ किसी देश का क्या? सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न नंबर 5, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? केरल राज्य का। प्रश्न नंबर 6, मानव विकास सूचकांक की गणना किस गठन के द्वारा की जाती है? मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो है हमारा यूएनडीपी। यह आए आपके प्रश्न में, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा यूएनडीपी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारी क्या है ये देख लेते हैं। चलिए, आपको ये दिख रहा होगा, राशन वितरण प्रणाली वह प्रणाली है, राशन वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। ये क्या है? हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी में वितरण होती है। ये प्रश्न हमारा प्रत्येक साल पूछा जाता है 10th की परीक्षाओं में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आप इसे नोट कर लीजिएगा। राशन वितरण प्रणाली वह प्रणाली है
जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों द्वारा के माध्यम से राशन बांटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। ये क्या है? जन सुविधाएं। वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनवीनीकरण अनवीनीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? आंसर है क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये क्या है? अनवीनीकरण संसाधनों का उचित उपयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे हमारे लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 3 से 5 अंकों वाले संभावित प्रश्न होते हैं। हम एक प्रश्न को कर दें तो हमें 5 नंबर मिलेंगे इसमें, जो कि हमारे परीक्षा में परसेंटेज लिए अति आवश्यक है। हमारी परीक्षा 70 नंबर की होती है। इसमें से यदि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा इस वीडियो में से, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये यदि आपके 2 प्रश्न भी फंस गए इन सभी वीडियो को देखने के बाद, तो आपके क्या है 10 नंबर बनते हैं उनमें से। पूरे अर्थशास्त्र में से 2 क्वेश्चन आए तो भी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए बड़ा करके दिखा देता हूँ इसे। प्रश्न नंबर 1, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। कभी कभी ये क्या? परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करो। इसका आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हो सकती है एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण, नदी पर बांध बनाना वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन जाता है। अब प्रश्न नंबर 2, एक विकास और विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? क्या विकासशील और विकसित देश की, एक विकासशील और विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो विकसित देश की प्रमुख मुख्य विशेषताएं क्या हैं? नई तकनीकी व विकसित उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च। अब आते हैं विकासशील देश, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए। सूरत का विकसित देश इन्हें कहते हैं नई तकनीकी। अब विकासशील, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, निम्न प्रति व्यक्ति आय यानी कम से कम प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर भी कम हो, उन्हें कहते हैं विकासशील देश। अब प्रश्न नंबर 3, आय के अतिरिक्त और कौन कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो उत्तर है, आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानताओं की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकियों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। किससे? साक्षरता से। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात और साक्षरता दर। ये भी आपका पिछले प्रश्नों में प्रश्न पूछा जा चुका है। विगत वर्षों के पेपर हुए हैं क्लास 10 SST के, इसमें पूछा गया है शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात और साक्षरता दर को हमें स्पष्ट करना है। उत्तर पहला, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात, ये कहलाता है शिशु मृत्यु दर। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत अनुपात, यानी जो 6 से 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका कुल स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ अनुपात क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात। साक्षरता दर, किसी देश
किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि यानी हर 1000 पर भी दिखाया जाता है। जैसे कि इस देश में कितने लोग पढ़े हुए हैं और इसकी कुल आबादी यानी कुल जनसंख्या कितनी है, तो उनका अनुपात। प्रश्न नंबर 6, विकास की धारणीयता से क्या मतलब है? जल के उदाहरण की मदद से समझाइए। देश या विश्व का विकास होता है, बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। जब विकास होता है तो विश्व का विकास होता है, जब बल्कि भविष्य की भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए स्तर बना रहे पढ़ने लिखने का। उदाहरण जैसे उनके लिए क्या स्तर बना रहे? रहने के लिए, भावी पीढ़ी आएगी उनके रहने के लिए क्या? भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, यह नवीनीकरण योग्य संसाधन है। इसका उपयोग, जो भूमिगत जल है, इसका उपयोग सही प्रकार से करके जिससे भावी पीढ़ी उपयोग कर सके। हम इसे सही प्रकार से उपयोग करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी उपयोग कर सकेगी। जल की गुणवत्ता नहीं घटने दी जाए। अब प्रश्न नंबर 7, एक विकासशील देश का विकसित देश के साथ तुलना के लिए 2 आधारभूत मापदंड क्या हैं? तो उत्तर है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय औसत और मानव विकास सूचकांक। एक विकासशील और विकसित देश की तुलना के ये 2 आधारभूत मापदंड पूछे। लेकिन यहाँ हमने 3 आधारभूत मापदंड बता दिए हैं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय औसत और मानव विकास सूचकांक। इसमें आप कोई 2 लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए। उत्तर सार्वजनिक सुविधाएं, ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? 1, जीवन विकास के लिए आवश्यक है, ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रामक बीमारियों से बचाव। आप इसे अवश्य नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, विकास क्या है? विकास के 2 पहलू क्या हैं? विकास किसे कहते हैं? जीवन में प्रगति एवं सुधार को बतलाता है विकास। विकास के पहलू, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए विकास परंतु दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण है इसका, उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं कि पानी से ही तो बिजली बनती है, इसलिए वो बांध लगाते हैं। परंतु किसानों के मकान व खेती की जमीन जलमग्न हो सकती है, बांध लगाने से पानी रुकेगा तो वहाँ जो किसान बचे हुए हैं उनका क्या है, उनकी खेती और जो उनके घर हैं चाहे जल में मग्न हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, मध्य पूर्ण के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं मानते? क्या मध्य पूर्ण देश जो हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या अधिक है, उनके बाद भी उन्हें विकसित नहीं मानते? क्यों? ये विकसित देश नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ, इसका विकास का प्रदर्शन निम्न स्तर है, क्योंकि इस देश में प्रति व्यक्ति आय तो अधिक है लेकिन इसका विकास नहीं है। जैसे देखिए यहाँ दिए गए हैं, अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ कोई आप किसी भी नेता के विपरीत बोल नहीं सकते। पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं है। एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होना, साक्षरता दर निम्न होना, लोगों के बीच असमानताएं, स्वास्थ्य सूचकांक अच्छे नहीं। प्रश्न नंबर 11, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसके 2 लाभों का वर्णन कीजिए। हम पहले भी देख चुके हैं, राशन प्रणाली। राशन वितरण प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। इसके लाभ हैं 2, गरीबों को कम मूल्य पर राशन देना, गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, यह ज्ञान को दक्षता देता है, ज्ञान और दक्षता देता है, रोजगार उत्पन्न करता है, आधुनिक तकनीकी को लागू करने की क्षमता को बढ़ाता है, नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए विकास, लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान और बीमारियों के प्रति जागरूक करना, नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 13, प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकांक की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए।
प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकांक की अवधारणाओं की गणना कीजिए। तो उत्तर, देश के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए दो मापदंड हैं, मानव विकास सूचकांक तथा प्रति व्यक्ति आय। HDI शैक्षणिक स्तर सूचक, स्वास्थ्य स्थिति सूचक तथा प्रति व्यक्ति आय का औसत, और प्रति व्यक्ति आय देश की आय है। प्रति व्यक्ति आय देश की आय है जो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। क्या? प्रति व्यक्ति आय। इनमें से आप कोई भी दो मापदंड लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक सुविधाओं की किन्हीं तीन उपयोगिताओं को उजागर कीजिए। क्या? सार्वजनिक सुविधाओं की दो दी गई हैं यहाँ पर। पहला है, यह लोगों की वस्तुएं एवं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। क्या? यह लोगों की वस्तुएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। राष्ट्रीय भावना का विकास। और तीसरा दिया गया, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन उपलब्ध कराने का विकास। तो क्या पूछी थी यहाँ पर? तीन मुख्य उपयोगिताओं को उजागर करना था। हमने 4 दिए, नहीं आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, लेकिन जो थे 4 वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन। विशेषताएं विकास लक्ष्यों का मिश्रण है। सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा भी विकास है। देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न परस्पर विरोधी हो सकती हैं। चौथा है, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 5 नंबर वाले या हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखा, अतलव उत्तरीय प्रश्नों को देखा और बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देखा। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर एंड होता है। क्लास 10 अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से हमारे पार्ट 1 विकास। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने चैनल टीच टच प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।